पेरीमीटर में सम ऑफ ऑल द आउटर बाउंड्रीज। जैसे हमने यहाँ 4 को पेरीमीटर में नहीं रखना, ये डायग्राम मुझे मिली हुई थी, मैं 5 5 2 और 4 5 5 2 और 4 यहाँ रखा, लेकिन ये अंदर वाला 4 क्यों नहीं, क्योंकि आउटर बाउंड्रीज की बात हो रही है, 4 इज नॉट द आउटर बाउंड्री। ओके हो गया। मजीद आगे बढ़े तो हमने एरिया और पेरीमीटर इन तमाम डायग्राम्स को ऑलमोस्ट देख लिया। स्क्वायर को स्क्वायर क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑल साइड्स आर सेम और कॉर्नर्स या एजेस और ऑल द एंगल्स आर एट 90 डिग्री। अगर इसकी लेंथ है तो विड्थ भी लेंथ ही होती है, इसलिए इसका एरिया L इंटू एल हो गया। ऐसा हमारा फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू डब्ल्यू होता है ना, लेकिन इसकी विड्थ भी L ही है और लेंथ भी L ही है, दैट्स व्हाई L इंटू एल मतलब L स्क्वायर। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, जब ये सब L है तो चार साइड्स L ही होंगी, तो 4L। ये काम बड़ा आसान सा है, ऑलरेडी डिटेल में वीडियो में है, आपको मेरे समझ में यहाँ से नहीं भी आएगा तो वीडियो आपको आज मिली जाएगी इंशाअल्लाह, सब बच्चों के पास ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा मैं। रेक्टेंगल, एरिया आसान सा काम है, ऑलरेडी पता है। पेरीमीटर, 2 टाइप्स ऑफ लेंथ एंड 2 टाइप्स ऑफ विड्थ। जाहिर सी बात है अगर ये लेंथ है ये भी लेंथ होगी, ये विड्थ है तो ये भी विड्थ होगी, ठीक है। और इसलिए 2 टाइप्स ऑफ लेंथ 2 टाइप्स ऑफ विड्थ, या आप 2 कॉमन ले कैसे करते हैं, या बेशक L प्लस डब्ल्यू इसे सेपरेट करना है। ये तीनों तरीके प्रॉपर बिल्कुल प्रॉपर है, और इन तीनों मेथड्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको देख के आपको परेशान होना पड़ा कि ये कोई नई चीज आ गई। सही है। अच्छा, मूविंग फर्दर, मजीद आगे बढ़ते हैं। व्हिच इज कॉल्ड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए मैंने आपको बेस वाली बात मुश्किल थी, क्यों, आप बेस किसको कहेंगे, बेस किसको कहते हैं, बेस हमेशा वो लाइन होती है जहां पर 90 डिग्री पर डिस्टेंस ड्रॉ होता है, और ये डिस्टेंस कौन सा होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द थर्ड पॉइंट, मतलब बेस अगर मेरी ये 2 पॉइंट मेरे बेस है, तो थर्ड पॉइंट से जो लाइन स्ट्रेट परपेंडिकुलर बनाएगी वो मेरी हाइट कहलाएगी। अगर मैं ये वाली बेस 2 लेता हूँ तो इसके 2 ये कॉर्नर्स हैं, तो थर्ड पॉइंट कौन सा रह गया, ये वाला, यहाँ से जो लाइन नीचे आ गई सीधी 90 डिग्री बनाई, उससे हाइट कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, बच्चे हाइट में गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। हमेशा बेस पर 90 डिग्री जो डिस्टेंस बनाएगा वो हाइट होगा। ये 90 नहीं बन रहा, ये 90 नहीं बन रहा, तो ये हाइट भी नहीं हो सकते, हाइट हमेशा सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री पर ही होती है। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर मेरा ट्राइंगल राइट एंगल पर नहीं है, जैसे ये वाला, स्पेशल ट्राइंगल्स कहते हैं इनको हम। अगर मेरा ट्राइंगल राइट एंगल पर नहीं है तो क्या कहते हैं इनको, स्पेशल ट्राइंगल्स। स्पेशल ट्राइंगल्स का जो फॉर्मूला है हमारे ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी आ चुका होता है, a इज इक्वल टू, मतलब एरिया इज इक्वल टू 1/2 AB sin थीटा, या sin c कह लें 1/2 AB sin c। जो c है ये मेरा गिवन एंगल होता है, A and B are always the two legs, मतलब two sides of my given angle। तो एरिया में कभी भी एंगल के सामने वाले लेंथ की जरूरत आपको नहीं होगी। 1/2 AB sin थीटा, ए और बी कौन होंगे, 10 और 12 होंगे। यहाँ सब्स्टिट्यूट किए सारी वैल्यूज, रिव्यू कर लें एक बार इसको। इजी काम था बिल्कुल, पक्का भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब आते हैं मजीद आगे मजीद आगे आने के लिए कुछ क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी और यू कैन राइट इन माय मीटिंग चैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फौरन फौरन आपको रिप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, रोम्बस और पैरेललोग्राम, वही बात, एरिया तो वही एक कोऑर्डिनेटर है, बेस इनटू हाइट, या L इंटू डब्ल्यू, या कुछ भी कह सकते हैं आप, इनमें से सारी चीजें एक्सेप्टेबल है, बी इंटू एच कह सकते हैं, बेस इंटू हाइट कह सकते हैं, L इंटू डब्ल्यू कह सकते हैं, सारी बातें एक ही हैं। लेकिन हाइट निकालना वही, हाइट हमेशा 90 डिग्री बनाएगी, जो ट्रायंगल में समझाई थी आपको हमने बात, फिर इजीली मल्टीप्लाई कर लेंगे जो भी वैल्यू गिवन होगी। ऑल दीज 4 शेप्स आर बेसिकली ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम की पहचान, आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस एंड अ पेयर ऑफ अनपैरेलल लाइंस। एक पेयर होगा पैरेलल का, आप देख सकते हैं सब में ये पर्पल शेडेड पैरेलल लाइंस हैं। लाजमी नहीं है कि दोनों की लेंथ हमेशा ही कुछ अलग हो, ये 4 पॉसिबल फेस हैं जो मैंने आपको इनके दिखा दिया है, ये लाजमी आपको पता होना चाहिए। तो पैरेलल लाइंस के बीच में जो लाइन दोनों तरफ 90 डिग्री बनाएगी वो हाइट होगी, क्या कहा मैंने, यहाँ भी 90 यहाँ भी 90, दोनों तरफ 90 मारी ये लाइन है,
तो ये लाइन जो रेड लाइन ड्रॉ हुई है ये मेरी कौन है, ये मेरी हाइट है, इसको मैंने हाईलाइट किया अभी, ठीक है। सिमिलरली अगर ये वर्टिकल होके ऐसे वन में जैसे वन शेप है, अगर ऐसा भी हो जाएगा तो भी आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। क्यों नहीं होना, क्योंकि इसमें भी 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी, तो ये हाइट यहाँ पर हॉरिजॉन्टल होगी। क्यों, क्योंकि ट्रेपीजियम वर्टिकल हो गया है। इन शॉर्ट हाइट हमेशा 90 डिग्री बनाएगी। इसकी पहचान ये सब बातें जो कुछ मैंने आपको बोला यहाँ लिखा है, वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस and one pair of unparallel lines. The height will always make 90 degree with both parallel lines. दोनों पैरेलल लाइंस यहाँ भी देख लें, यहाँ भी देखें, यहाँ भी देखें, यहाँ भी देखें, सब में पैरेलल लाइंस लाजमी है। उसके बाद सर्किल का एरिया। सर्किल का एरिया सबसे आसान होता है पाई आर स्क्वायर्ड। इसकी थ्योरम वगैरह पे हम नहीं जाते, बड़ी लंबी हमारे सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। हमेशा अपने कैलकुलेटर में पाई की जगह पाई ही यूज करना है। इवन इफ आपको कहें कि ये वैल्यू है, आपने ये नहीं रखनी, आपने पाई की जगह पाई ही यूज करना है। हाउ डू वी राइट पाई इन योर कैलकुलेटर, शिफ्ट प्रेस करके EXP वाला बटन, मतलब पॉइंट के राइट साइड वाला बटन प्रेस करते हैं, पॉइंट के राइट साइड वाला बटन प्रेस करते हैं। कैसे दिखाए थे आपको, शिफ्ट प्रेस किया और पॉइंट के राइट साइड वाले के ऊपर देखो ग्रीन कलर से पाई लिखा है, तो ग्रीन कलर हमने शिफ्ट ऑलरेडी प्रेस कर दिया, पाया जाएगा। आपने 3.142 नहीं रखना है, आई एम रिपीटिंग अगेन, ठीक है। यूज ओनली दिस, तभी रेड कलर से इसको लिखा है। फ्रॉम सेंटर टू द बाउंड्री इज कॉल्ड रेडियस, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। If two radius are coming in the same line and the line is also passing from center, obviously radius है तो that is called diameter, और ये सर्किल की longest chord होती है, that is called the diameter and it is the longest chord of a circle, ठीक है। कॉर्ड एक ऐसी लाइन को कहते हैं जो सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट्स को टच करे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे, तो ये भी कॉर्ड हो जाएगी। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन है, डायमीटर है। डायमीटर कहाँ से पास होता है, सर्किल के सेंटर से, सही है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला बड़ा आसान है याद करना, 2 पाई आर। या यूं कह लें कि एरिया का जो 2 था, इसको आप बेस में लाके मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 2 एरिया का जब नीचे आ जाएगा तो बन जाएगा 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस मतलब कि बाउंड्री, क्योंकि पेरीमीटर सर्किल में होता ही नहीं है, साइड्स नहीं है ना, दैट्स व्हाई वी कॉल इट सर्कमफ्रेंस। ऑलराइट, फिर 2D में हम एक स्टेप आगे आ गए थे सेगमेंट्स और सेक्टर्स में। सेगमेंट और सेक्टर में डिफरेंस आप देखते ही समझ गए होंगे। सेक्टर इज ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंटर से ड्रॉ होना लाजमी है, जिसमें एक आपके पास बन जाएगा पिज्जा स्लाइस और एक बन जाएगा पैकमैन फेस। आप देख के समझ गए होंगे, पिज्जा स्लाइस और ये पैकमैन फेस, ठीक है। सेगमेंट में ऐसा नहीं होता। सेगमेंट में एक कॉर्ड ड्रॉ होती है और उस कॉर्ड से सेपरेट हुआ हुआ होता है मेरा रीजन। ये वाला सेगमेंट अलग हो गया, वो वाला सेगमेंट अलग हो गया। हमेशा याद रखें, मोर देन हाफ इज मेजर, यहाँ लिखा है मैंने ये बात कि मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट कौन सा है, मोर देन हाफ इज द मेजर सेगमेंट, लेस देन हाफ इज द माइनर सेगमेंट। इस बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेजर का एंगल गिवन होता है और माइनर निकालना होता है, या कभी माइनर का एंगल गिवन होता है और मेजर निकालना होता है, तो उस कंफ्यूजन में हमें 360 से माइनस करना होता है, देखना होता है एंगल किसका गिवन है। वो करते क्या है, आपसे बोलते हैं आपने मेजर कैलकुलेट करना और एंगल दिया हुआ था माइनर का ऐसे करके 70 डिग्री करके, ठीक है। तो आपको 360 में से माइनस करना पड़ता है 70, ताकि मेजर का ये वाला एंगल मिल जाए। ऑब्वियस सी बात है, पूरा गोल तो 360 होता है ना, तो जो गिवन एंगल होगा वो माइनस कर देंगे, अगर हमें रिक्वायर्ड गिवन नहीं, अगर हमें रिक्वायर्ड वाला गिवन नहीं होगा तो। सही हो गया, कैसे, ऐसे। द डायग्राम सेज फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर OAB। अब इस सेक्टर में माइनर वाला पार्ट है ही नहीं, इफ यू कैन सी इजीली, और एंगल हमें दिया हुआ माइनर वाले का, कहाँ दिखाया हुआ एंगल, 60 डिग्री, यू कैन सी दैट। हमें एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री और रेडियस मिला हुआ है 9 सेंटीमीटर, और क्या निकालने का है हमें, कह रहे फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर OAB। एरिया निकालना है सेक्टर का। भाई कुछ भी कह लें, पार्ट तो सर्किल का ही है, पार्ट तो सर्किल का ही है ना, तो एरिया के लिए आएगा तो एरिया का ही फॉर्मूला, बट इट्स नॉट अ कंप्लीट एरिया, इट्स अ सेक्टर ऑफ द सर्किल। इट्स नॉट अ कंप्लीट सर्किल, इट्स अ सेक्टर ऑफ द सर्किल। तो उस सेक्टर का एरिया डिवाइडेड बाय टोटल, क्या बोला मैंने, उस सेक्टर का एरिया डिवाइड बाय टोटल। एरिया तो हमने लगा लिया, अब ये वाला पार्ट मतलब ये सेक्टर की वजह से आया है। अगर यहाँ 60 डिग्री है मेरे पास बेटा, तो ये वाला एंगल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 360 से माइनस करना पड़ेगा ये वाले एंगल को, यस और नो, है ना। तो हमने यही काम किया, 360 माइनस थीटा, थीटा मतलब गिवन एंगल, जो भी गिवन होगा,
ये किया नेक्स्ट स्टेप। और डिवाइडेड बाय टोटल मतलब पूरा सर्किल गोल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्रीज का। यस और नो? है ना? तो पूरा सर्किल क्योंकि 360 डिग्रीज का होता है, इसलिए 360 से हमने इसको डिवाइड भी किया हुआ है। आप देख सकते हैं। दोबारा सुनने लगे कंफ्यूजन है तो, when they're asking you to calculate the sector और द एरिया ऑफ द सेक्टर, तो आपने एरिया को देखते ही एरिया तो लगा दिया। सेक्टर के लिए आप चेक करें कौन सा सेक्टर है, मेजर है क्या माइनर है? ऑब्वियस सी बात है, मोर देन हाफ है ब्लू वाला, तो ये मेजर है। हमने यहाँ लिखा मेजर। आप चेक करें कि एंगल मेजर का गिवन है कि नहीं है? नहीं है। कैसे मिलेगा? माइनर वाले का माइनस करके, जो मिसिंग पार्ट है। ऑब्वियस सी बात है, हमें 300 मिल गया, तो हमने यही काम यहाँ किया और हमें 300 मिल गया। ये बात कांस्टेंट है हमेशा। कभी कभी मेजर गिवन होता है और माइनर का एंगल चाहिए होता है, तब भी हम सेम काम करते हैं। ऑल राइट, तो एंगल अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय द एरिया, और एंगल अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय द आर्क लेंथ में 2 पाई आर। सोल्यूशन देख लें, 1 मिनट वेट करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। आराम से देख लें, कोई मुश्किल लग रहा है? रेडियस की जगह 9 आ गया। 360 माइनस थीटा मतलब 360 माइनस 60 डिग्री। When we subtracted these two, we got 300। ये काम हमने क्या करना है? कैलकुलेटर में रख देना है। इवन आपने इसको भी सॉल्व करना चाहो तो कर लो ऐसा, वरना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पूरा का पूरा उठा के भी कैलकुलेटर में रख सकते हैं। कैसे? देख लीजिए। अलाउड भी है पेपर, इसको पेपर में इस तरह कैलकुलेटर में रख के सॉल्व करना अलाउड भी है। यू कैन सी दैट इजीली कि जो कुछ हमने कैलकुलेटर में किया वो एग्जैक्ट सेम आंसर आपके पास यहाँ शो हो रहा है। ये देखें सारी वर्किंग, तो आपका आंसर टैली भी हो गया। अब आपकी मर्जी। मैथमेटिक्स का रूल है, भले ही कोई भी करिकुलम आप फॉलो कर रहे हैं, ओ लेवल्स, आईजीसीएसई, एडएक्सेल, एक्यूए, एलआरएन, सारे के सारे बोर्ड्स में आपका आंसर मैक्सिमम आप राउंड ऑफ कर लें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ये लाजमी नहीं है, बेहतर है। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरा ये आंसर बन जाएगा। अगर मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से लिखता हूँ तो 212 सेंटीमीटर स्क्वायर। लाजमी नहीं है, बेहतर है। लाजमी कब है? जब वो खुद कहें कि लीव योर आंसर इनटू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इनटू 1 डेसिमल प्लेस, इस तरह जैसा वो बोले तब तो लाजमी है, अदरवाइज ये बेहतर है कि आप करते हैं। अब यहाँ क्या मांगा आपसे? कैलकुलेट द, सेम वही डायग्राम आपने और किया, डायग्राम सेम वही है। हमजा बेटा 1 सेकंड, आपकी बात का जवाब देते हैं मेरे बच्चे। सेम वही डायग्राम है, लेकिन एक चीज चेंज हो गई, आर्क लेंथ और सेक्टर। अभी भी लैगिंग हो रही है? इज द वॉइस लैगिंग सानी बेटे इवन नाउ? ठीक है। हाँ, अगर हमजा अगर 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 बेटा पाए में कहेंगे तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो सिर्फ इसको सॉल्व करके 881 से मल्टीप्लाई करेंगे। वो नॉन कैलकुलेटर वाले बच्चों के पास P1 में आता है, और एडएक्सेल वाले बच्चों के पास भी P1 में आता है, और आईजीसीएसई वाले बच्चों के पास पेपर 2 में आता है। ठीक है, ये नॉन कैलकुलेटर हैं और सिर्फ एडएक्सेल को कैलकुलेटर अलाउड होता है, लेकिन अलाउड होने के बावजूद भी वो कहते हैं कि पाई की फॉर्म में छोड़ दें। मतलब इसका मतलब आपने अपनी वर्किंग शो करनी है, शो योर वर्किंग होती है बेटा इसमें। तब हम पाए वाली फॉर्म में आगे छोड़ देते हैं। उसके लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमने 360 और 300 को जितना ज्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है कर लेंगे। कैसे कर लेंगे वो भी सीख लो, क्योंकि सीखना सबके लिए जरूरी है। अगर पेपर 1 में आपके पास आता है तो हम 300 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 81 पाए। 81 तो पता है, 9 का स्क्वायर 81 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मेरा बच्चा 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 9 9s आर 81, 9 4s आर 36। ठीक है, 30 डिवाइड बाय 4 को 2 से कैंसिल कर लेंगे। 30 डिवाइड बाय 4 को 2 2s आर 4, 15 2s आर 30, तो 15 9s आर अपॉन 2, 15 9s आर अपॉन 2 मतलब 120 अपॉन 2। 15 9s आर 120 अपॉन 2 और पाए, तो बेटा कैंसिल कर लेंगे, क्या आ जाएगा? 60 पाए। आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, कोई बेवकूफी ना की हो मैंने इसमें। ठीक है, तो बेटा इस तरह से आपका पेपर 1 में सॉल्व हो जाएगा। कोई मुश्किल बात नहीं है, बस वर्किंग बढ़ जाती है। ठीक है, पाई की फॉर्म में छोड़ देंगे।
You raised a very good point, Hamza bete. Arc length of the sector OAB, सेम वही डायग्राम है, एरिया की जगह सिर्फ एक चीज आ गई, आर्क लेंथ. आर्क लेंथ मतलब बाउंड्री, मतलब के सर्कमफेरेंस का पार्ट. अगर पूरा गोल बाउंड्री होती, पूरी गोल बाउंड्री होती तो हम कहते हैं सर्कमफेरेंस. और अगर उसका लिमिटेड पार्ट है, क्योंकि ये पिज्जा स्लाइस इसमें से कट हुआ हुआ है बेटे, तो ये है आर्क लेंथ. तो अब मेरी ए से लेके ये वाली बाउंड्री जो गिवन है ये कहलाएगी आर्क लेंथ. इसको कैलकुलेट करने के लिए कोई भी चेंज नहीं किया है, सिर्फ एक काम. कौन सा काम? आर्क लेंथ इज अ पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस, तो फॉर्मूला भी सर्कमफेरेंस का. बाकी एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं आया. आप देख सकते हो एरिया की जगह 2 पाई आर सर्कमफेरेंस आ गया. बाकी सब कुछ सेम सेम है, कोई चेंज नहीं है. ठीक है. नए वाले बच्चे, कशिश बेटा, आयशा बेटा, ताहिर बेटे, समझ में नहीं आएगा तो दोबारा पूछ लोगे. ठीक है. कुछ भी प्रॉब्लम होगा, पेपर 1 होगा तो वही पाई की फॉर्म में छोड़ देंगे, पेपर 2 आपको पता है क्या करना है, कैलकुलेटर यूज कर लेंगे. सिंप्लीफिकेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. easiest possible steps of working है. if you want to review that, go for it. if you need to know how did I get this 300, you can ask me again, no problem at all. 15 to 20 seconds वेट करते हैं ताकि आप इसको रिव्यू कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे. डन, नो सर प्रॉब्लम एट ऑल. जी मेरी बेटी, जी मेरा बच्चा सर ये बोलो. जो आर्क लेंथ का आपने फॉर्मूला जो रखा है तो सर्कमफेरेंस नहीं है? हमने सर्कमफेरेंस ही रखी है. देखो 2 पाई आर, आर्क लेंथ सर्कमफेरेंस का पार्ट ही तो होती है. आर्क लेंथ सर्कमफेरेंस का पार्ट ही तो होती है मेरी बेटी. ओके सर. ठीक है, सही है. समझ समझ लो. पूरी गोल बाउंड्री है तो कहलाएगी सर्कमफेरेंस. थोड़ी सी बाउंड्री मिसिंग है तो कहलाएगी आर्क लेंथ. फॉर्मूला रिमेन सेम. थोड़ी सी जो गायब है उसके लिए गायब वाला पार्ट माइनस कर दिया. ये देखो माइनस किया हुआ है इस वाले एंगल को, तो इस वाले एंगल को माइनस कर दिया. बाकी तो एग्जैक्टली वही वही है. ओके हो गया. सही है सर. जी सर, थैंक यू. जी मेरी, वेरी गुड मेरी बेटी. अब क्या लिखा है? कह रहे हैं कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ओ ए बी. ओ ए बी सेक्टर जो पूरा मेरा ये वाला है, इसका मुझे क्या निकालना है? पेरीमीटर. रिमेंबर दैट पेरीमीटर हमने क्या पढ़ा था? वी मेमोराइज्ड इट. द पेरीमीटर एज, डेफिनेटली पढ़ाई थी आपको, सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल साइड्स. दिखा देते हैं ताकि थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए. सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल साइड्स या सम ऑफ ऑल द आउटर बाउंड्रीज, कुछ भी कहना. ठीक है, एक ही बात है. तो यहाँ आउटर बाउंड्रीज में क्या क्या आ रहा है? जी आ गया. आउटर बाउंड्रीज में क्या क्या आ रहा है? एक ये रेडियस, एक ये रेडियस, और एक ये वाली लेंथ. ये लेंथ तो अभी अभी निकाली है, क्या बोलते हैं इसको? आर्क लेंथ. और कितने बार रेडियस? एक रेडियस यहाँ से, एक रेडियस यहाँ से, 2 आर. ठीक है. अगर मेरी वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बता देंगे, इंटरनेट को सेट कर लेंगे. 4-5 कनेक्शन यूज करता हूँ मैं इसीलिए. अगर नेट का प्रॉब्लम हो तो मुझे लाजमी मीटिंग चैट में लिख देना. आर्क लेंथ प्लस 2 आर. आर्क लेंथ तो बेटा अभी भी निकाली है, डायग्राम सेम है ना. देखो ये वाली डायग्राम और ये वाली डायग्राम दोनों एग्जैक्टली सेम है, कोई चेंज नहीं है इनमें. ये वाली डायग्राम और ये वाली डायग्राम बिल्कुल सेम है. तो जब बेटा बाउंड्रीज जब डायग्राम बिल्कुल सेम है तो आर्क लाइन भी सेम होगी. इस वाली आर्क लाइन का आंसर आया था 47.1. हमने उठा के इस आर्क लाइन की जगह रख लिया 47.1. और 2 आर, 9 और 9, तो 2 आर. सही है. मेरा 2 इतना खतरनाक लिखा हुआ है, एक सेकेंड. 2 आर ओके हो गया. तो इन शॉर्ट पैरामीटर के लिए आपने कोई नया फॉर्मूला याद नहीं करना. आर्क लेंथ में 2 बार रेडियस प्लस कर देना है, दैट्स इट. easiest possible way है. we have multiplied 2 and 9, we got 18. we added these two and we got the perimeter as per the provided.
यूनिट की जरूरत नहीं होती मैथमेटिक्स में, यूनिट ऑलरेडी लिखा हुआ आता है। तो सेंटीमीटर या सेंटीमीटर या ये सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके लिए परेशान बिल्कुल नहीं होना आपने। ओके हो गया, ये सब बात क्लियर हो गई। अब आते हैं सेगमेंट्स की तरफ। हमने अभी क्या पढ़े, सेक्टर्स तो पढ़ लिए। सेक्टर्स हमेशा सेंटर से ड्रॉ होते हैं, सेक्टर्स हमेशा सेंटर से ड्रॉ होते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसा आया था, दिखाते हैं आपको क्वेश्चन कैसा आया था। हाँ भाई, सिर्फ इतना लिखा हुआ आया था। क्या लिखा हुआ आया इन द क्वेश्चन, दे से दैट given that the radius is 5 centimeters, angle AOB is 60 degree, और कहा calculate the area of the given shape। सेगमेंट आ गया। कैन यू कहना से के सेगमेंट है क्या नहीं, है कि नहीं है? पहली बात तो यह कहना है से के सेगमेंट है क्या, है कि नहीं? सेगमेंट है। मुझे कैसे मालूम हुआ सेगमेंट है? क्योंकि ये सेंटर से कनेक्टेड नहीं है। पिज्जा स्लाइस वाला शेप या पैकमैन वाला शेप नहीं बना हुआ है इसमें। ऐसा ही है ना, सेंटर माउंटेड जरूर है। वो कह रहे हैं ये ओ जो है सेंटर है, लेकिन सेंटर से बना हुआ नहीं है, सेंटर से प्लॉटेड नहीं है कुछ भी। तो मुझे मालूम हुआ कि ये सेगमेंट है। ओके होगी बात। अच्छा, अब रही बात कि मेजर सेगमेंट है कि माइनर सेगमेंट है। मेजर इज मोर देन हाफ, माइनर इज लेस देन हाफ। तो ऑब्वियस सी बात है मोर देन हाफ है। तो बेटा कौन सा सेगमेंट है आपके पास? ये है मेरे पास मेरा एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन। अगर कहीं उन्होंने आपको फंसाना है, आपको तंग करना है, तो ये डायग्राम होती है। ठीक है, क्यों? बहुत सारे बच्चे प्रो हो गए होंगे लास्ट क्लास लेने के बाद, उन्होंने ऑलरेडी पढ़ लिया था ये। मैंने आप कुछ नए बच्चे हैं और कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हुआ था इसलिए रिपीट करवाया। तो इसका मुझे निकालना है बेटे एरिया। ऑब्वियस सी बात है, ऐसी शेप का एरिया हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक, नहीं पढ़ा ना। तो इसमें जो वर्किंग करनी है वो सारी आपने ब्लू कलर, गौर से रखना, सारे आंसर ब्लू कलर से है। मैंने कॉर्ड का एक कॉर्नर और दूसरा कॉर्नर दोनों अटैच कर दिए। ये दोनों कौन है? ये दोनों मेरे रेडियस है, सेंटर टू बाउंड्री इज कॉल्ड रेडियस। तो इसकी भी वैल्यू भी 5 सेंटीमीटर, या यूं कह लेंगे ये भी 5 सेंटीमीटर, दोनों ही सेम होगा, ऑब्वियस सी बात है। और अब मुझे एंगल मिल गया ए ओ बी। गौर से देखें, ए ओ बी मिल गया पूरा ऑटोमेटिकली जब मैंने कनेक्ट किया तो 60 डिग्री। अब मेरी डायग्राम दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अब मेरी डायग्राम दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। कैसे? और कीजिएगा जो मैं कहने वाला हूँ अभी। एक डायग्राम तो बन रही है पैकमैन, एक डायग्राम मेरी बन रही है पैकमैन, सॉरी एक मिनट, कि जिसको मैं डार्क ग्रेइश शेड किया है। बन गया पैकमैन, मतलब आपके लार्जेस्ट सेक्टर। और नीचे बन गया मेरे पास मेरा ट्रायंगल। यस और नो? है ना भाई, समझ में आती है बात? तो क्या बन गया मेरे पास? मेरे पास बन गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एक मेरे पास बन गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, और उसमें प्लस हो रहा है एरिया ऑफ स्पेशल ट्राइंगल। स्पेशल की दे रहा हूं मैं इसको, इसमें कोई भी एंगल 90 का नहीं है। ठीक है, इसका फॉर्मूला अलग था ना, इसलिए आपको लिखा था कि दिमाग में रहे। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए उसका मुझे क्या था, एंगल अपॉन 360। तो मुझे एंगल से गिवन नहीं है, इसलिए मुझे उसको गिवन एंगल से माइनस करना पड़ेगा। 360 माइनस गिवन एंगल मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर के है तो सर्किल का पार्ट प्लस एरिया ऑफ स्पेशल ट्राइंगल 1/2
A into B, A and B मतलब टू लेग्स ऑफ 90 डिग्री, और साइन थीटा मतलब साइन सी जो भी एंगल होगा टू लेग्स के साथ। सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज को अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 60 minus 60 over 60 multiply by pi r squared। हाँ भाई r कौन है? 5 है। A into B, टू लेग्स ऑफ द एंगल को बोलते हैं। एंगल है 60 डिग्री, लेग्स कौन कौन है मेरे पास? 5 और 5 दोनों लेग सेम है, और आ गया मेरे पास साइन 60 डिग्रीज। सही है बच्चों? किसी को समझ में नहीं आएगा तो 100 बार पूछेंगे, लेकिन ये नहीं कि शर्मा जाए या प्रॉब्लम आपको लगे। कोई जरूरत नहीं परेशान होने की, कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, खुशी खुशी दोबारा पूछिएगा। ठीक है, हमने प्रोसेस को जगह वाले हम अपनी यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, लाइन ड्रॉ करके, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक स्टेप ये रहा और ये पहला स्टेप ये। ठीक है, अच्छा जी, अब सिंप्लीफाई करना होगा। ऑब्वियस सी बात है, आ, नहीं एरिया मांग रहे हैं ना सानी बेटे, एरिया मांग रहे हैं सवाल में। सानी मेरा बच्चा एरिया मांग रहे हैं तो एरिया लगाएंगे। सर्कमफेरेंस तो है ही नहीं हमारे पास, और एक एरिया ये वाला मेजर सेगमेंट, और एक एरिया ये वाला। ओके मेरी बेटी, अब लगाते हैं इसको कैलकुलेटर में भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज आई टोल्ड यू पीपल, यहाँ तक करने के बाद आपका काम पूरा हो गया। आपने उठाया कैलकुलेटर। कैलकुलेटर सही यूज करना बड़ा जरूरी है। अगर कैलकुलेटर का सही यूज नहीं हो रहा होगा तो प्रॉब्लम होगी। ये आ गया 65.449। आपने अलग अलग करना तो ठीक है, अगर एक साथ करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर है 1/2 a इंटू बी साइन 60, साइन 60। ब्रैकेट क्लोज करना मत भूलिएगा, कभी कभी किसी किसी कैलकुलेटर में ब्रैकेट क्लोज करने में मसला आता है। ठीक है, ना करने पे सॉरी। तो 76.275 आपका आंसर आ गया एरिया का। 76.275। एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, आंसर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट व्हाट इज बेटर टू कन्वर्ट द आंसर इनटू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। इट इज इक्विवेलेंट टू 76.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। थ्री सिग्निफिकेंट में हमने 7 को रिमूव किया, तो जिस नंबर को रिमूव करते हैं अगर वो 5 या 5 से बड़ा होता है तो उससे पहले वाले में +1 कर देते हैं। राउंड ऑफ करने का मेथड है 5 और मोर एड 1 मोर। अब ये 5 और मोर में था ना, इसलिए इससे पहले वाले में एड 1 मोर कर दिया। 4 और लेस मेक इट रेस्ट। अगर ये 4 या 4 से छोटा नंबर होता तो कोई चेंज नहीं आता, ऐसी कैसे छोड़ देता। चाहे राउंड ऑफ किसी का राइम 5 और मोर एड 1 मोर, 4 और लेस मेक इट रेस्ट, या लेट इट रेस्ट करें। ठीक हो गया, इजी है। किसी बच्चे को कुछ कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है तो प्लीज राइट दैट इन द मीटिंग चैट प्लीज। सब बच्चों All क्लियर हो clear, गया? sir. माशाल्लाह, ग्रेट, जबरदस्त, बेहतरीन काम हो गया भाई। आगे बढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपको देखते ही मालूम हो गया सवाल। ये सवाल आया है ऐसा सेम सेम, और ये डायग्राम आई आपके पास, और डायग्राम में क्या एहसान किया हमने बता के, ऐसी प्यारी सी डायग्राम बना के बोला कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आई होप यू कैन इजीली सी द शेडेड रीजन। बड़ा ही बुरा सा शेड हुआ है वो। एक सेकंड जरा प्रॉपर कर देते हैं इसको ताकि आपको समझ में आ जाए। ये वो शेडेड रीजन है। अगेन एग्जामिनर्स फेवरेट पार्ट। अगर आपको एग्जामिनर ने फंसाना है ना, वैसा क्वेश्चन देगा। अब ये है क्या, अगर आप गौर से देखें, ये क्या चीज दिख रही है आपको? सोचें जरा, दिमाग पे गौर डालें। ऐसी डायग्राम ने पड़ी है, ये एक पिज्जा स्लाइस फॉर्मेशन है कि नहीं है? पिज्जा स्लाइस है, बिल्कुल है। सेंटर से ड्रॉ हो रहा है कि नहीं हो रहा? सेंटर से ड्रॉ हो रहा है। तो कौन है बेटा मेरा ये, सेक्टर या सेगमेंट? ये है मेरा सेक्टर। यस, क्योंकि सेंटर से तो सिर्फ सेक्टर ड्रॉ होता है, सेंटर से तो सिर्फ सेक्टर ड्रॉ होता है। सही है, लेकिन
क्या ये मोर देन हाफ है क्या? यस हमजा, वेरी गुड। मोर देन हाफ है कि लेस देन हाफ है? ये लेस देन हाफ है ना? तो ये माइनर है, तो ये मेरा माइनर सेक्टर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, माइनर सेक्टर का नीचे वाला पार्ट शेडेड है, तो कौन शेडेड नहीं है? ट्रायंगल शेडेड नहीं है, ट्रायंगल शेडेड नहीं है। तो इसका फॉर्मूला आप खुद बनाएंगे, किसी फॉर्मूला शीट में आपको नहीं मिलता। ये कॉम्पोजिट डायग्राम्स होती हैं, ये कह लें कि कॉम्पोजिट सॉलिड्स में भी आ जाती हैं इनकी चीजें आगे जाके। आपने क्या करना है बेटा, इसको आपने कहना है भाई ये तो है मेरा, मुझे लगाना पड़ेगा इसके एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और मुझे माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या बोला मैंने कहा मेरे पास ये पूरा सेक्टर है, मैं इसका पूरे का सेक्टर का एरिया निकालती हूँ या निकालता हूँ, और मैं माइनस कर दूंगा। क्या माइनस कर दूंगा बेटा? ये ट्रायंगल। ऑब्वियस सी बात है, शेड बच जाएगा। वेरी गुड सानी मेरी बेटी, एक्सीलेंट, शाबाश बेटे, है ना? हमने क्या किया, यही काम किया बेटे। एरिया ऑफ माइनस सेक्टर क्या बनेगा बेटा? 60 अपॉन, ऑलरेडी उसका एंगल गिवन है, कोई माइनस करने की जरूरत नहीं है। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आर है 5, ठीक है। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल के राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है इसमें कोई भी, तो 1/2 ए बी साइन सी। इजी है नॉट इजी? समझ में आ गई मेरी बात? तो ये मेरे पास आ गया एरिया ऑफ द शेडेड रीजन का पूरा तरीका। हमने इसको सिंप्लीफाई भी किया हुआ। ये स्टेप ऑलरेडी नीचे लिखा हुआ है, मैं पहले पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ। 1 मिनट रुके, बस 1 मिनट दें मुझे। एरिया ऑफ द शेडेड region is equals to theta by 360 multiply by pi r square minus 1/2 AB sin C। और हमने उसी में अपनी सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर ली। चेक कर लें प्लीज, चेक करके मुझे बता दें कोई ऐसी चीज जो इसमें समझ में नहीं आई। आई एम टेलिंग यू अगेन, अगर एग्जामिनर ने आपको फंसा के तंग करना है तो इस टाइप की चीजें आती हैं। किसी बुक में किसी जगह आपको ये नहीं मिलेंगी, किसी वर्कशीट में आपको नहीं मिलेंगी, बड़ी मुश्किल से मुश्किल वाले पास्ट पेपर में मिलेंगी। सब बच्चों के पास मुश्किल वाले पास्ट पेपर में मिलेंगी। रिव्यू प्लीज, कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन राइट इन द मीटिंग चैट। सब समझ में आ गया? बेहतरीन हो गया, बिल्कुल इजी हो गया। ये 2D का सारी चीजें पढ़ लें, यहाँ से आपके पास कम से कम 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन, कम से कम कह रहा हूँ मैं, ज्यादा आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है, ज्यादा भी बहुत कुछ आ जाता है इसमें से, ठीक है। अब आएंगे हमारे पास कौन सी शेप्स बेटा? 3D शेप्स। 3D शेप्स में आपके पास वॉल्यूम होता है जिसके फॉर्मूले बेहतर है याद कर लें, वरना फॉर्मूला शीट यूज करना है। आपको मजबूरी में याद करना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो आपको मजबूरी में याद करना ही पड़ेगा, लाजमी सी बात है, ठीक है। एक्सटर्नल सरफेस एरिया, या यूं कह लें कि टोटल सरफेस एरिया। दूसरी चीज ये कैलकुलेट करनी होती है, अगेन कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, सर सारे फिक्स का एक एरिया सवाल है, आप वो कैलकुलेट नहीं करना होता कि वो जो कर्व सरफेस एरिया है, क्योंकि वो भी तो सरफेस एरिया में कहा जाता है। कर्व सरफेस एरिया 3D में आता है, अभी नीचे आएगा मेरी बेटी, ठीक है। अच्छा, वो 3D में आता है, वो सिर्फ उस डायग्राम में आएगा जिसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप देख के बताओ क्या हम इस डायग्राम का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं ना, इसलिए इसमें नहीं आता है वो चीज है। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सिर्फ 3D डायग्राम्स में आता है, ओके मेरी बेटी। अच्छा जी, तो डेफिनेशन आ गया फॉर ऑल द एरियाज। कर्व सरफेस एरिया भी आउटर एरिया है, इसीलिए 3D में आ रहा है, 3D में ही आएगा ये भी, ठीक है। एक्सटर्नल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एक ही बात होती है, ठीक है। उसमें टोटल भी आता है और कर्व भी आते हैं, सारे आते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ा था, इस डायग्राम को क्या बोलेंगे हम? ये डायग्राम क्या कराएगी मेरी? क्यूब या क्यूबॉइड? Cuboid. क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? रेक्टेंगुलर क्यूब को बोलते हैं, सिंपल सी बात।
रेक्टेंगुलर क्यूब इज सेड टू बी अ क्यूबॉइड। ओके हो गया, बड़ा ही आसान सा तरीका है। आप उसका वॉल्यूम क्या होता है, तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं, एल इंटू बी इंटू एच। ये भी नीचे डिटेल में आएगा, दिखाता हूँ आपको। और उसका टोटल सरफेस एरिया, ये वाला काम भी नीचे आएगा, भी आपको दिखाते हैं, इसके लिए परेशान नहीं होना। पहले डायग्राम को समझ लें, डायग्राम है कैसे, अभी फिर आपको उसकी कैलकुलेशन समझाते हैं, कैलकुलेशन कैसे होगी। जब भी कोई 3D डायग्राम आएगी और उसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे, तो आपको नेट का एक पार्ट आएगा। इसका पार्ट आएगा नेट का। नेट मतलब डायग्राम को पूरा खोल के ड्रॉ कर देना। नेट मतलब डायग्राम को पूरा खोल के ड्रॉ कर लेना। अब गौर कीजिए, इसके कितने फेसेस हैं, हाउ मेनी फेसेस, टोटल 6 फेसेस हैं इसके। कैसे कैसे, टॉप एंड बॉटम सेम है इसका, है ना। कौन कौन सेम है, टॉप एंड बॉटम। दूसरा, राइट फेस एंड लेफ्ट फेस सेम है बेटा इसका, सही है। तीसरा, फ्रंट फेस एंड बैक फेस, ये सब चीजें इसके इन 6 फेसेस में से बेटा, इसके इन 6 फेसेस में से ये सब चीजें क्या हैं, सेम पेयर्स में। टॉप एंड बॉटम का पेयर है, राइट एंड लेफ्ट का पेयर है, फ्रंट और बैक का पेयर है। तो जो पेयर है उनकी डायग्राम कैसी बनेगी, बिल्कुल सेम सेम। जो पेयर है उनकी डायग्राम कैसी बनेगी, बिल्कुल सेम सेम। कैसी, सबसे पहले बताओ, सबसे पहले हमेशा किसी भी डायग्राम को जब नेट ड्रॉ करेंगे तो क्या ड्रॉ करते हैं, हमेशा सबसे पहले उसकी बेस ड्रॉ करते हैं। बेस की डायमेंशंस क्या है, 3 and 2। हमेशा क्या ड्रॉ करते हैं, बेस। सही है, ये 3 और ये 2। फिर राइट और लेफ्ट ड्रॉ करते हैं। राइट और लेफ्ट कितना है बेटा, वो भी 2/3 है। तो ये राइट का कलर मैं रेड ले रहा हूँ, आर फॉर राइट, आर फॉर रेड। राइट और लेफ्ट का कलर हम क्या लेंगे, सेम, क्योंकि वो सेम सेम है ना दोनों। ओके हो गया। फिर फ्रंट और बैक, टॉप सबसे लास्ट में होता है, फिर फ्रंट और बैक। फ्रंट कितने का है बेटा, 2/2 का है। नवारा 2/2 का देखने में, हाइट भी 2, बेस भी 2, है ना। 2/2 का है ना। तो फ्रंट और बैक के लिए हमने लेट सपोज कलर ले लिया ब्लैक। ये आपने अलग अलग कैसे, आपने ड्रॉ नहीं करना, मैं बस आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। 2/2, ये फ्रंट और ये बैक, कितने फेस हो गए बेटा, 6 हो गए पूरे, या 5 हो गए पूरे, 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5, है ना। क्या रह गया, टॉप बाकी रह गया सिर्फ 36 की। बेस और टॉप सेम है ना, तो वो कहीं भी ड्रॉ कर दो, किसी के साथ भी। मुझे लगा इसका ड्रॉ करने में मुझे आसान लग रहा है। तो ये बेटा बेस, ये मेरा टॉप, ये मेरा राइट फेस, और ये मेरा लेफ्ट फेस। ठीक है, उसके बाद ये मेरा बैक, और ये मेरा फ्रंट। सारी साइड्स आप चाहें तो मेंशन करके नंबरिंग में आपको अंदाजा होगा सबकी सब सही है। फ्रंट और बैक 2/2 का था, आपके सामने 2/2 का है। राइट और लेफ्ट 3/2 का था, आप देख सकते हैं 3/2 का है। टॉप भी 3/2 का था, सही है। जैसा फ्रंट होगा वैसे ही बैक होगा, तो वो भी 2/2 का है। दिस इज कॉल्ड ड्रॉइंग, दिस इज कॉल्ड ड्रॉइंग अ नेट। ये कहलाता है नेट ड्रॉ करना। दिस इज कॉल्ड ड्रॉइंग अ नेट। समझ में आया, मुख्तलिफ डायग्राम्स के मुख्तलिफ नेट्स होते हैं। मैं आपको सारे नेट्स ड्रॉ करवाऊंगा इंशाअल्लाह इस टॉपिक के खत्म होने से पहले पहले, लाजमी। ठीक है, नेट ड्रॉ करना आ गई। ये 1 नंबर का कभी आता है, कभी कभी 3 मार्क्स का आता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, तो 1 to 3 मार्क्स का आपका ड्रॉइंग अ नेट होता है। इसके बाद अब आते हैं क्यूबॉइड के वॉल्यूम कैलकुलेट करने पे। एल इंटू बी इंटू एच, या एल इंटू डब्ल्यू इंटू एच, या बेस एरिया इंटू हाइट, कुछ भी रख लें तीनों में से, तीनों में से कुछ भी रख लें।
आपका काम एक ही होगा। बेसिकली एल इंटू बी कौन है? ये हमेशा आपका फेस का एरिया होगा, बेस का नहीं। ये कहने में बेस एरिया होता है, कहने में बेस एरिया होता है, लेकिन ये फेस का एरिया होगा। फेस में कौन है? 2 और 2, सामने ये आ रहा है ना, ये फेस है ना। असल नाम होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब इतना लंबा क्या याद करोगे? तो आपने जो सामने फेस है उसका एरिया लगाना है बेस एरिया में। और हमेशा याद रखें 3D में जो हाइट होती है ना, ये वो लेंथ होती है जो सामने की तरफ नहीं होती। जो बैक पे थर्ड एक्सिस, थर्ड डायमेंशन, वो ये है 3, ठीक है। वो ये है 3 जो पीछे की तरफ जा रही है ना, वो ये है 3। ओके हो गया? तो 2/2 ये आ गया, और पीछे वाली डायमेंशन ये आ गई। हाइट कौन है? हमेशा थर्ड लाइन जो फेस पे नहीं है, जो पीछे की तरफ जा रही है। ये लास्ट क्लास में भी कोई बच्चों को नहीं पता, याद रखिएगा। ओके हो गया? ये काम आसान सा है, वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। आप इनका ऑर्डर यहाँ आगे पीछे करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आएगा। प्रॉब्लम होता है इधर, क्यों? टोटल सरफेस एरिया में मैंने क्या कहा था? टॉप और बॉटम, फ्रंट और बैक, ये सब क्या है? सेम सेम है ना बेटा? तो वही काम होगा यहाँ पे। टॉप और बॉटम, सबसे पहले बेस का और टॉप का एरिया। बेस क्या आ रही है बेटा मेरी? वो आ रही है 3/2 की आ रही है बेस। जो बेस है वही टॉप है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। फिर राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट में डायमेंशन क्या आ रही है बेटा मेरी? 2 मल्टीप्लाई बाय 3। रेक्टेंगल बन रही है ना, रेक्टेंगल एरिया लगाया, लेकिन जो राइट पे वही लेफ्ट पर है, तो उसकी मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ भी कर दिया। अब क्या रह गया मेरे पास? फ्रंट और बैक। सर 2 फ्रंट और बैक मल्टीप्लाई बाय 2 वाली। शाबाश, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फ्रंट पे वही बैक पे। बस बेटा इतना आसान हो गया। 6 2 12, 6 2 12, 4 2 8, 12 प्लस 12 24 प्लस 8 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए लगा हुआ, एरिया है, वॉल्यूम में क्यूब लगता है, ठीक है बेटा? कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए कोई। ये आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया, TSA, टोटल सरफेस एरिया। यहाँ तक आई विश सब कुछ समझ में आ गया होगा। नेट ड्रॉ करना मैंने भी आसान वाली डायग्राम सिखाई है। जब हम सारी डायग्राम्स पढ़ेंगे उनकी ड्रॉ नेट भी पढ़ेंगे, मतलब मैं आपको कोन की नेट, सिलेंडर की नेट सब सिखाऊंगा, लेकिन जैसे जैसे वो डायग्राम्स पक्की होती चली जाएंगी। क्या आ गया मेरे पास? अब कंबाइंड सॉलिड आ गया है। इसे हम कॉम्पोजिट सॉलिड भी कहते हैं, कॉम्पोजिट सॉलिड भी कहते हैं इसको, ठीक है। क्या आया मेरे पास? वो वॉल्यूम में क्या होता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या ये बात सही है? ऊपर वाला पार्ट कौन है मेरा? ऊपर वाला पार्ट कौन है? नीचे कौन है मेरे पास? सिलेंडर है। तो आपके पास इसमें ऐसे कॉम्पोजिट सॉलिड भी आता है, इनको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ दिखा रहा हूँ। तो ऐसी शेप का आपको अगर सरफेस एरिया निकालना पड़ जाए, वॉल्यूम निकालने में तो कोई मुश्किल नहीं है ना। पूरा वॉल्यूम ऑफ कौन, पूरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपने ऐड कर लिया, आपको इजीली वॉल्यूम तो मिल गया। लेकिन अगर वो आपसे बोले टोटल सरफेस एरिया, और ये क्वेश्चन 4 या 6 मार्क्स का आता है, मैं आपको दिखाऊंगा बहुत सारी चीजें ऐसी 4 to 6 मार्क्स की, तो उसमें क्या करेंगे? तो पहला एरिया आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। देखा बेटा आपने, नोट किया? 3D में कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। अभी आपने पूछा था मुझसे कि सर कर्व्ड सरफेस एरिया इसमें नहीं है, तो बेटा वो 2D में नहीं होता, 3D में होता है, ठीक है। हम कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा है? हम आइसक्रीम कोन खाते हैं, तो जिस पार्ट से हम कोन को पकड़ते हैं ना अपने हाथ में, वो कहलाता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। समझ गए बात? ओके हो गया। अब आ गए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। मतलब हम सिलेंडर कहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई पाइप को, तो हम पाइप को जो पकड़ेंगे तो गोल वाला जो हमारे हाथ में होता है पार्ट, दैट इज कॉल्ड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। नंबर 3, ये बच्चे ये वाला भूल जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। भाई सरफेस 3 है ना, एक कर्व ये वाला, एक कर्व ये वाला, और एक बॉटम में सर्किल भी तो है, वो भी तो सरफेस है ना, 3 सरफेस है ना। तो एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। तो इस तरह आप तीनों एरिया जब प्लस करते हैं, तब जाके आपको इस टाइप की डायग्राम्स का टोटल सरफेस एरिया मिलता है। ऐसी चीजें पढ़ेंगे इसमें हम, ठीक है। सही हो गया? चलें भाई, अब शुरू करते हैं 3D की सब चीजें। ये सब मैं आपको बता रहा कि 3D में क्या क्या आएगा, किस किस तरह की चीजें आएंगी। क्या क्या बताया आपको मैंने? टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ड्राइंग अ नेट, और फिर वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कंपोजिट सॉलिड्स। अब क्यूब में देख लें, कुछ पढ़ाने वाली बात है क्यूब में तो मुझे बता दें।
नोट कीजिए प्लीज। जी, क्योंकि क्यूब तो स्क्वायर शेप 3D होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका तो हो गया एल क्यूब। उसकी तो सारी की सारी डायमेंशंस, जो लेंथ होगी, जो विड्थ होगी, जो हाइट होगी, मतलब ये लेंथ, ये विड्थ और ये हाइट। हाइट हमेशा कौन सा होती है? थर्ड लेंथ, जो फेस पे नहीं होती। ठीक हो गया। तो इसकी तो सभी सेम है, एल 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 ही होगा, तो इसलिए एल क्यूब। और इसका टोटल सरफेस एरिया, वही बात, कितने फेस हैं इसके? 6 फेसेस हैं। और 6 सारे feet. के सारे फेस कैसे हैं? सेम है ना? 6 कॉमन, एग्जैक्ट कॉमन है फेसेस। तो 6 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ वन फेस, एल इंटू एल, एल स्क्वायर बनेगा। एक एरिया को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल सरफेस एरिया आपको मिल गया। आसान हो गया ये बात, बिल्कुल सिंपल। क्यूब वाइड में आ जाएंगे बेटा। पढ़िए जरा, ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब आपको परेशानी नहीं होगी। ये भी और ये भी ऊपर करके दिखाया मैंने। रिव्यू कर लें एक बार, नहीं आए तो मुझसे पूछ लें जल्दी से प्लीज, शाबाश। ओके हो गया, क्लियर है बिल्कुल, जी सर। है ना? आसान सी पार्ट बात है ना। अब आ गया इसका बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, ये वाला। इस सवाल को पढ़ के बच्चे गलती क्या करते हैं? सवाल को पढ़े पहले, फिर आपको बात है। वो इस बात पे ध्यान नहीं देता है, इस बात पर ध्यान नहीं देता है। ओपन लिखा है, ओपन मतलब टॉप सरफेस, रूफ नहीं है इसकी, टॉप सरफेस मिसिंग है। तो उसके टोटल फेस कितने होंगे? टोटल सरफेस एरिया 5. कैलकुलेट कर। एग्जैक्टली, इसके 5 फेस होंगे, है ना? ओके हो गया। 5 फेस की ऐसे 2 मल्टीप्लाई किसके साथ नहीं होगा? 12 और 5 बेस के एरिया के साथ 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा। देखो मैंने इसको सॉल्व किया था ऑलरेडी, अभी जानबूझ के रिमूव किया था आपको समझाने के लिए। आप चेक करो किसके साथ 2 मल्टीप्लाई नहीं हुआ हुआ, बेस के एरिया के साथ, क्योंकि टॉप नहीं है। बाकी राइट और लेफ्ट में 2 मल्टीप्लाई, फ्रंट और बैक में 2 मल्टीप्लाई, सही है। और फिर उसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे बता दें क्या समझ में नहीं आया इस बात में, या वाकई में आ गया? क्लियर है? इजी हो गया? अगर इजी हो गया, समझ में आ गया, सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। ये पढ़ाए थे 3 तरह की चीजें आपको। सिलेंडर्स, ये तीनों ही सिलेंडर्स हैं। एक पेप्सी कैन है, जिसका टॉप भी कवर होता है, बॉटम भी कवर्ड होता है। टॉप और बॉटम दोनों कवर्ड होते हैं, मतलब वो सरफेस होती है, मिसिंग नहीं होती। और ये तो आपको बताइए, जहां से हम पाइप को या कैन को पकड़ते हैं या सिलेंडर को पकड़ते हैं, वो कहलाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर पेप्सी कैन आएगा तो टॉप और बॉटम दोनों है। अगर गिलास फॉर्म क्वेश्चन आएगा या गिलास लिखा क्वेश्चन में, तो सिर्फ और सिर्फ बॉटम होगा। ये आपने सोचना है क्वेश्चन में बैठ के कि पेप्सी कैन लिखा है तो इसका टोटल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम दोनों होंगे। ये आप यहीं पढ़ रहे हैं, कहीं आपको दोबारा पढ़ने को नहीं मिलेगा, बड़ा प्रॉब्लम होगा। ध्यान से पढ़िएगा। गिलास में आपको ऑलरेडी पता है, गिलास ऊपर से खुला हुआ होता है, उसका सिर्फ बॉटम होगा, तो उसके टोटल एरिया में ये वाला पार्ट ऐड होगा। पाइप अगर आएगा, आपको ऑलरेडी पता है, पाइप में ना ही टॉप होता है ना ही बॉटम होता है, ये दोनों नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं शेडेड थे यहाँ पे दोनों, यहाँ पर सिर्फ एक शेडेड था, यहाँ दोनों ही शेडेड नहीं है, दोनों ही शेडेड नहीं है। इसका मतलब इसके टोटल सरफेस एरिया में सिर्फ अकेला ये होगा। तो टोटल सरफेस एरिया डिपेंड करता है डायग्राम की कितने सरफेसेस हैं। यहाँ 3 सरफेसेस हैं, तो 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया, और एक पाई आर स्क्वायर और दूसरा पाई आर स्क्वायर, 2 बार पाई आर स्क्वायर, 3 हो गए पूरे। यहाँ 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर,
दो एरिया पूरे आ गए, और यहाँ सिर्फ एक ही चीज 2πRH। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसकी सरफेसेस मिसिंग है। इस बात में जिसको कंफ्यूजन है प्लीज मुझे बता दें कि सर मुझे अभी कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आया, क्योंकि आगे चीजें मुश्किल आएंगी तो प्रॉब्लम ज्यादा हो सकता है आपको। ओके हो गया? सही है, चलें जी, ये बात पढ़ लें। फॉर्मूला बड़ा आसान सा, कोई चेंज नहीं है, वही बेस एरिया इनटू हाइट है, क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट, मतलब पाई आर स्क्वायर इनटू एच। बेस पाई आर स्क्वायर है, सर्किल है, और हाइट जितनी भी होगी उसकी। ठीक है, अब शुरू हो रहा है नया काम जो किसी ने भी नहीं पढ़ा हुआ। अब आपके पास क्वेश्चन आया है, क्या क्वेश्चन आया? फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द केक स्लाइस। जानबूझ के मैंने केक स्लाइस नाम लिया, आपको समझने में आसानी होगी। केक स्लाइस आपने देखा वाला है, आपको पता है कैसा होता है केक स्लाइस। कैसा होता है केक स्लाइस? कभी केक स्लाइस भी देखा होगा ना, हम ड्रॉ करते हैं साथ साथ। दिख रहा है कुछ 3D केक स्लाइस टाइप का, है ना? अगर इसको मैं मतलब अगर आपको दिखाना हो तो ये वो वाला पार्ट है जहाँ केक में क्रीम लगी होती है बाहर की तरफ, है ना भाई? ऐसे करके बाहर वाला पार्ट। और आपसे कहा कि ये एंगल जो है लेट सपोज 50 डिग्री है, और इसकी हाइट उन्होंने दे दी आपको 15 सेंटीमीटर्स। सही है, और इस शेप का आपसे बोला आपने कर्व सरफेस एरिया चाहिए। कैन यू सी यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया? अच्छा, सबसे पहली बात अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए, सुन ले जरा गौर से। ये सवाल आपको पहली बार अगर समझ में नहीं आएगा तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए कि अगर एरिया है तो कितनी डायमेंशन के पास? 2D होना चाहिए, 2 डायमेंशन। ठीक है, अब एरिया के साथ कर्व, तो कर्व वाला पार्ट यहाँ है कौन सा? ये वाला पार्ट है ना कर्व, ये वाला पार्ट कर्व, जहां बाहर क्रीम लगी होती है। ठीक है, इसलिए मैं आपको आसान समझा रहा हूँ। ठीक है, कर्व वाला पार्ट जो बाहर वाला पार्ट होता है, कर्व जो सर्किल की बाउंड्री होती है वो कर्व है। तो उस बाउंड्री में तो 2 डायमेंशन मिल रही हैं, उस बाउंड्री में 2 डायमेंशन मिल रही हैं। एक ये वाली आर्क लेंथ, उस 2D में एक आपके पास होगी कौन चीज, एक आएगी आपके पास आर्क लेंथ, और दूसरी डायमेंशन होगी आपके पास आपके केक की हाइट। मुश्किल रहेगा यार, समझ में शुरू में नहीं आएगा। यस, अगर समझ में आ गया वेरी गुड हमजा, अच्छी बात है, माशाल्लाह गुड। अगर समझ में नहीं आएगा तो बार बार पूछ लें, लेकिन गड़बड़ ना कीजिएगा। क्या बोला मैंने? क्वेश्चन में कह रहे हैं एरिया है ना, भले कर्व्ड है कैसा भी है तो एरिया। तो एरिया होता है 2D, तो उस 2D में जो केक में क्रीम लगी होती है वो वाला पार्ट है। तो वो पार्ट में क्या क्या है मेरे पास? एक है आर्क लेंथ, ये कर्व वाला पार्ट, और एक है इसकी हाइट, या ये पूरी हाइट, है ना बेटा? तो लगाएंगे आर्क लेंथ इंटू हाइट। आर्क लेंथ कितनी आ गई आपके पास? फॉर्मूला पता होगा अब तो, एंगल अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। अच्छा, रेडियस मैंने मेंशन नहीं किया, रेडियस लगाते हैं। लेट सपोज रेडियस हमने ले लिया फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर, चलो ठीक है भाई, रेडियस आ गया बेटा मेरे पास कितना? 5। और ये एक लेंथ मिल जाएगी, है ना? एक लेंथ यहाँ से मिल गई आर्क लेंथ से, लाजमी मल्टीप्लाई होगी, लाजमी मल्टीप्लाई। एरिया है ना, L/B वाली बात हो गई, 2 डायमेंशन को मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई बाय 15। फिर तो हम इसको और रिड्यूस कर सकते हैं, मैं बेध्यानी में गलती कर दी। 3 6 18, 3 5 15, 25 5 ऊपर ही कर लेते हैं सिंप्लीफाई इसको। 3 5 15, 3 6 18, तो कितना आ गया? 25 5 125 अपॉन 6, और 7 पाए। और अगर ये पेपर 1 नहीं है, कैलकुलेटर है, तो वहां मैंने मल्टीप्लाई, हाँ यहाँ तो मल्टीप्लाई किया हुआ है, सही है, 65.449।
वही 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर। हाँ भाई, किसको समझ में नहीं आया? हमजा मुझसे गलती हो गई, मैंने और नहीं किया, बेध्यानी में प्लस लग गया मुझसे। वो एरिया है मेरा बच्चा, सो सॉरी, मल्टीप्लाई हो गया। ओके हो गया। केक स्लाइस वाली शेप का कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करना आज से पहले इतना क्लियर नहीं होगा, अब हो गया। अब हो गया क्लियर, कंफ्यूजन क्लियर हो गई है। एक डायग्राम और करेंगे अभी, एक डायग्राम अभी और करेंगे, इस शेप की नहीं, वो इससे भी डिफरेंट है और इससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियस सी बात है, इसको आप सर्किल कहते होंगे। तो ये दो सर्किल आपके पास आ गए, क्यों? क्योंकि सर्किल है ही नहीं। ये तो है आपका सिलेंड्रिकल शेप में वाटर टैंक, ठीक है। और सिलेंड्रिकल शेप का जो वाटर टैंक है उसके अंदर आपके पास यहां तक पानी भरा हुआ है। जहां तक मैंने लाइन ड्रॉ की है वहां तक क्या बना हुआ है? वाटर फील्ड है। बाकी टैंक क्या है? एम्प्टी है। सही है। अगर ये मुश्किल लगा इस तरह देखना तो उसको यूं कर लें, पहले यहाँ पे एक लाइन फ्लैट ड्रॉ करें ताकि आपको लेवल मिल जाए। और वही यहाँ पर ड्रॉ करें और अब इनको ज्वाइन कर दें। ये लेवल ऑफ द वाटर विच हैज बीन फिल्ड इन द टैंक। ठीक है बच्चों, ये पानी का लेवल है जो फिल हुआ है। और मुझे क्वेश्चन में कहा कि ये ओ सेंटर है, ठीक है। और ऐसे करके सरफेस ड्रॉ कर दिया हमारे पास ट्राइंगल की भी। ऐसे ट्राइंगल बना हुआ उसके अंदर, ठीक है। ये डायग्राम समझना सबसे मुश्किल काम है। अगर डायग्राम समझ में आ गई तो बेहतरीन है, अगर नहीं आएगी तो पेपर में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए सामने ड्रॉ किए, वरना मैं कॉपी पेस्ट करता उठा के इसको, ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं थी। अब इस डायग्राम में कह रहे हैं द रेडियस इज 6 सेंटीमीटर्स, द एंगल इज 100 डिग्रीज, द लेंथ ऑफ द कंटेनर इज 30 मीटर्स, सब मीटर्स में हमारे पास लेंथ, ठीक है। That is a flat surface of the water, or the level of the water is on a flat surface, ठीक है। आप देख सकते हैं वो स्ट्रेट लाइन है। और ये सब कुछ देने के बाद आपसे क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द curved surface area of the container in contact with water, in contact with water, ठीक है। Find the curved surface area of the container in contact with water, ठीक है। ये मांग रहे हैं। अब contact with water में curved surface area कौन सा वाला पार्ट है बेटा? और किया किसी ने? वो है ये कर्व, ये कर्व, ठीक है। पूरा चल रहा है साथ, पूरा साथ चल रहा है। तो मुझे कर्व निकालना पड़ेगा, मुझे कर्व निकालना पड़ेगा। मतलब हम इसके सेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइट नहीं, मेजर नहीं, हमजा मेजर नहीं,
माइनर सेक्टर ही है, पिज्जा स्लाइस बन रहा है ना, देखो नीचे वाला पार्ट है। माइनर सेक्टर ही मल्टीप्लाई कर देंगे क्या निकालने के लिए, हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया निकालने के लिए। तो इसका एरिया होगा एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। पहले आप माइनर सेक्टर क्या निकालेंगे बेटा, एरिया निकालेंगे, सही हो गया, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। जब ये दोनों मिल जाएंगे, इसको आपको पास लेंथ मिल जाएगी, आर्क लेंथ पूरे वाटर लेवल की, ठीक है, सही है। ये पूरे वाटर, ये काम करते हैं हमजा बेटा हम वॉल्यूम के लिए, ठीक है। तो अगर हम इसके एरिया के लिए कर रहे हैं मेरे बच्चे, तो सिंपल सा काम, एरिया ऑफ द सेक्टर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे उस किससे, उसकी हाइट से। अब सोच के बताओ इसमें गलती है, बताओ क्या गलती है यहाँ पे। अगर जिस बच्चे ने गलती बता दी ना, मजा आ जाएगा, इसका मतलब सब कुछ सही है। नहीं, आसानी सही नहीं है। नहीं हमजा, तुमने जो लिखा है वो भी सही नहीं है, भले वॉल्यूम ना निकालना हो तब भी सही नहीं है, एक गलती है इसमें। चलो मैच करो ऊपर से। अब बताओ, अब दिख रही है गलती। कोई एक बात मैंने अलग से लिखी थी जो मैं कभी भी नहीं लिखता। सर वो ये आर्क लेंथ से इस्तेमाल करते हैं ना हाइट को, हाइट बिल्कुल जब भी निकालते हैं। बिल्कुल, हमें एरिया चाहिए ना, तो एक डायमेंशन ऑलरेडी है, तो यहाँ पे एक लेंथ होनी चाहिए ना। एरिया क्या कर रहा है इधर, इधर एरिया नहीं हो सकता, आर्क लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट का आता है। अभी समझ में आई, ये कॉमन गलती है, दिखाया मैं जानबूझ के, बच्चे ऐसे कर रहे होते हैं, ठीक है। क्या कहा मैंने, यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, लेंथ चाहिए, एरिया नहीं चाहिए। कौन सी लेंथ चाहिए बेटा, आर्क लेंथ, इसीलिए मैं जगह बनाई थी, ठीक है। इसीलिए माया सेक्टर नीचे लिखा ताकि गड़बड़ ना हो बाद में। अभी आई मेरी बात समझ, लेंथ से लेंथ मल्टीप्लाई होगी तो एरिया मिलेगा ना। क्या बोला मैंने, लेंथ से लेंथ मल्टीप्लाई होगी तो एरिया मिलेगा ना। चलो भाई लगाते हैं, आर्क लेंथ कितना डिग्री एंगल है, 100, 2 पाई r मल्टीप्लाई बाय 30। पेपर 1 आएगा तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, पेपर 2 आएगा तो पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। ये आ गया आपके पास 100 पाई। पेपर 2 में तो आपको पता ही, आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से आप 1 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। तो ये वाला एरिया, माइनर से कंफ्यूज मत कीजिएगा अपने आप को। इसमें एरिया लेंथ इनटू हाइट है, एरिया इनटू हाइट तो वॉल्यूम बन जाएगा। ओके हो गया। ये लास्ट वो शेप थी जो आपको पढ़ानी थी। जो कुछ पढ़ाया सारा का सारा लेक्चर आपके पास ग्रुप में अभी हैंड टू हैंड साथ साथ आ रहा है, अच्छी तरह रिव्यू करें। कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो मुझे बताएंगे। ये आधा टॉपिक से ज्यादा कवर हो गया है हमारा, अल्लाह के फजल व करम से। और नेक्स्ट में हम अपराइट शेप्स करेंगे। अपराइट शेप्स में क्या क्या चीजें होती हैं, उसमें सब चीजें दोबारा आएंगी, केक भी और ये भी, लेकिन वॉल्यूम की रिस्पेक्ट से, ठीक है। फिर कोन्स आएंगी, फिर हेमिस्फीयर्स आएंगी, फिर पढ़ेंगे जाके सिमिलैरिटी, सबसे बड़ा टॉपिक है ओ लेवल्स का ये, टाइम तो लगेगा। जो कुछ भी प्रॉब्लम होगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगर प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, अगर यहाँ नहीं पूछा है तो। टिल देन, हाँ दोबारा बताऊं अलीजा बेटा, अच्छा मेरी बेटी अलीजा, सुनो मेरी बेटी अलीजा बेटा, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को गौर से अगर देखें बेटा, वो यहाँ हमसे कर्व सरफेस एरिया मांग रहे हैं। बेटा अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए एरिया के लिए, एरिया 2D है ना, तो एक आर्क लेंथ होगी, एक हाइट होगी, ठीक है, वो भी आएंगे हमजा। तो एक आर्क लेंथ को उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r। ये आ गया आर्क लेंथ, ठीक है। और हाइट क्या है मेरे पास बेटा, 630 मीटर्स, ये आ गई हाइट बेटा। ये है इसमें अलीजा, अलीजा बेटा समझ में आई मेरी बात। आर्क लेंथ इनटू हाइट होगा, एरिया इनटू हाइट कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि एरिया तो चाहिए,
एरिया इंटू हाइट तो वॉल्यूम बन जाएगा, सही है। तो आर्क लेंथ ताकि कर्व वाला पार्ट मिल जाएगा ना मुझे, पूरी डायग्राम का, पूरे पाइप का कर्व वाला पार्ट। पहले ये तो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं पूरे 5 टेबल अपने साथ बिठा के सॉल्व करवाऊंगा, कुछ आपसे करेंगे कुछ हम करवाएंगे, ठीक है। पहले ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद। सही है, क्लियर हो गया, चलो गुड, जबरदस्त। ये टाइम लगेगा इस टॉपिक में, बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, ठीक है, बहुत बारीकियां इसमें। क्या 3-4 टॉपिक दूसरे भी कंबाइंड हो जाते हैं इसमें, ट्रिग्नोमेट्री हो जाता है, मेंसुरेशन हो जाता है, मेंसुरेशन के साथ ट्रिग्नोमेट्री कंबाइंड हो जाता है, अलजेब्रा कंबाइंड हो जाता है, और वो सिमिलैरिटी साथ कंबाइंड हो जाता है। तो इसमें बहुत सारी बारीकियां हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो see you all people inshallah in the next lesson. Till then, take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz, Allah Hafiz sir. beta. Allah Hafiz.